हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। हमने भौतिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास के अंदर हमने पर्वत निर्माण सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम बात करते हैं अर्थ मूवमेंट अर्थात पृथ्वी की हलचलों पर कि ये पृथ्वी की हलचलें क्या हैं, किस रूप में हैं, इनके बारे में हम आज यहाँ पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम ये चीज जाने कि ये जो भी हमारे को धरातलीय स्थलाकृतियां दिखाई देती हैं, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, या जो भी हमें अपनी आंखों से धरातलीय स्थलाकृतियां दिखाई देती हैं, ये कभी भी स्थिर नहीं रहती हैं। इस बात के बारे में हमें ये जानकारी लेना आवश्यक है कि ये कभी भी स्थिर नहीं रहती हैं। इनमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। हालांकि किसी में ये परिवर्तन की दर बहुत धीमी होती है, जिसे कि हम अपने इस जीवन काल के अंदर उसको हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें ये स्थिर से प्रतीत होती हैं। लेकिन वास्तविक रूप में यदि हम कहें तो ये जितनी भी धरातलीय स्थलाकृतियां हैं, जो भी इस धरातल पर विद्यमान हैं, वो कोई भी स्थिर नहीं है, उनमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन के पीछे जो है वो दो शक्तियां कार्य करती हैं। एक तो कार्य करती हैं पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां और दूसरी कार्य करती हैं पृथ्वी की बाह्य शक्तियां। तो ये जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां और बाह्य शक्तियां हैं, ये निरंतर क्रियाशील रहती हैं और निरंतर क्रियाशील रहने के कारण से ही धरातल पर लगातार परिवर्तन होता रहता है। और अर्थ मूवमेंट इस टॉपिक के अंतर्गत हम इन्हीं आंतरिक और बाह्य शक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम ये जानें कि ये जो आंतरिक शक्तियां हैं, एंडोजेनेटिक जो फोर्सेस हैं, ये हमेशा धरातल पर विषमताएं उत्पन्न करती हैं, अर्थात ये विभिन्न प्रकार की भू-आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये विषमताएं उत्पन्न कर रही हैं किस रूप में? क्योंकि ये भू-आकृतियों का निर्माण करती हैं। जबकि जो बाह्य शक्तियां हैं, एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेस हैं, ये उन विषमताओं को दूर करके धरातल को समतल करने के प्रयास में रहती हैं। तो ये आंतरिक और बाह्य, ये दोनों शक्तियों निरंतर क्रियाशील रहती हैं, जिसके कारण से ही हमें धरातल पर परिवर्तन दिखाई देता है। अंतर केवल यूं कहें कि अंतर केवल इतना सा है कि ये परिवर्तन की दर कभी तो बहुत तीव्र होती है और कभी बहुत धीमी रहती है। इसलिए हम कई बार सामान्यतः हम अपने जीवन काल के अंदर इनमें होने वाले परिवर्तन को अनुभव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम पर्वतों को देखते हैं तो ये हमें पर्वत सामान्यतः स्थिर से प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में आंतरिक और बाह्य शक्तियां लगातार क्रिया कर रही हैं और इनमें परिवर्तन निरंतर हो रहा है, जिसका प्रभाव हमें एक लंबे समय के बाद धरातल पर दिखाई देता है। अब ये जो शक्तियां हैं, आंतरिक शक्तियां या बाह्य शक्तियां, ये विभिन्न कारणों से उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव पदार्थों की उपस्थिति से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, इनके कारण से संवहन तरंगें उत्पन्न होती हैं और ये संवहन तरंगें आंतरिक शक्तियों के रूप में पृथ्वी पर परिवर्तन करने के अंदर सक्षम होती हैं। दूसरा है वो है भूपर्पटीय प्लेट की हलचल। क्योंकि ये जब संवहन तरंगें हमारे जो क्रस्ट के भाग से टकराती हैं, तो ये जो हमारी प्लेट्स जो है इनके अंतर्गत मूवमेंट होता है, और मूवमेंट अगर एक प्लेट में होता है तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव अन्य सभी प्लेटों पर पड़ता है। जैसा कि हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में हम इसके बारे में भी जानकारी ले चुके हैं कि एक प्लेट में परिवर्तन का प्रभाव अन्य सभी प्लेटों पर पड़ता है। तीसरा कारक आता है वो है जलवायु कारक। जलवायु कारकों के अंतर्गत चाहे वो अपक्षय के रूप में हो या अपर्दन के जो विभिन्न कारक हैं, ये सभी बाह्य शक्तियों के रूप में धरातल पर निरंतर परिवर्तन करते रहते हैं। और चौथा आता है समस्थिति, अर्थात घनत्व में जो भिन्नताएं हैं, जो भी धरातलीय भाग यहाँ पर हैं, उनमें एक में परिवर्तन होने पर उसका प्रभाव भी निश्चित तौर पर दूसरे पर पड़ता है। तो ये समस्थिति बनाए रखने के प्रयास में भी धरातल पर लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये जो अर्थ मूवमेंट जो हमारा विषय है, इस विषय के अंतर्गत हम इन्हीं आंतरिक और बाह्य शक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट के अंतर्गत हमने ये जितनी भी शक्तियां हैं जो कि इस भूपटल पर परिवर्तन लाने वाली हैं, उनका हमने वर्गीकरण यहाँ पर एक प्रकार से प्रस्तुत किया है। सबसे पहले ये जितनी भी शक्तियां हैं उनको हमने दो भागों में बांटा है। आंतरिक शक्तियां, अंतर्जात शक्तियां, एंडोजेनेटिक फोर्सेस, और बहिर्जात शक्तियां, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस।
ये जो आंतरिक शक्तियां हैं ये धरातल के आंतरिक भाग में कार्य करती हैं और ये जो बाह्य शक्तियां हैं ये धरातल के बाह्य भाग पर कार्य करती हैं। तो जो धरातल के बाह्य भाग पर कार्य करती हैं उन शक्तियों के अंतर्गत अपक्षय और अपर्दन ये दो प्रमुख प्रकार की शक्तियां हैं जो कि धरातल के बाहरी भाग में परिवर्तन करके अर्थात धरातल को समतल बनाने का प्रयास करती रहती हैं। इन शक्तियों के बारे में हम हमारे अगले विषय के अंतर्गत, अगले टॉपिक के अंतर्गत हम इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आंतरिक शक्तियों के बारे में। तो ये जो आंतरिक शक्तियां हैं, जैसा कि हमने पूर्व में भी जाना था कि ये धरातल पर परिवर्तन करती रहती हैं, धरातल के आंतरिक भाग में उत्पन्न होती हैं। और ये जो आंतरिक शक्तियां हैं ये दो प्रकार की होती हैं। इनका जो परिवर्तन का जो प्रभाव है वो दो प्रकार से हमें दिखाई देता है। एक तो होता है दीर्घकालीन और दूसरा होता है आकस्मिक। वो आंतरिक शक्तियां जिनका प्रभाव हमें एक लंबे समय के बाद धरातल पर दिखाई देता है उन्हें हम दीर्घकालीन आंतरिक शक्तियों के रूप में जानते हैं, और जिनका प्रभाव हमें आकस्मिक रूप में अर्थात बहुत जल्द या यूं कहें हमें तुरंत ही नजर आ जाता है उन्हें हम आकस्मिक आंतरिक शक्तियों के अंतर्गत रखते हैं। आकस्मिक जो आंतरिक शक्तियां हैं ये दो प्रकार की होती हैं, भूकंप और ज्वालामुखी। और हम जानते भी हैं कि इनके द्वारा होने वाला परिवर्तन आकस्मिक ही होता है और बड़ी तीव्रता से हमें दिखाई दे जाता है। लेकिन अब ये जो दीर्घकालीन शक्तियां हैं जिनका परिवर्तन का प्रभाव हमें एक लंबे समय के बाद दिखाई देता है, ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं महाद्वीप निर्माणकारी और दूसरी होती हैं पर्वत निर्माणकारी। महाद्वीप निर्माणकारी के अंतर्गत उन शक्तियों को हम शामिल करते हैं जिनके के कारण धरातल पर महाद्वीप और महासागरों का निर्माण होता है। चूंकि यह प्रक्रिया दीर्घकालीन होती है इसलिए ये दीर्घकालीन आंतरिक शक्तियां हैं। वहीं पर्वत निर्माणकारी शक्तियों को भी हम इसके अंतर्गत ही शामिल करके रखते हैं। तो महाद्वीप निर्माणकारी और पर्वत निर्माणकारी ये दो प्रकार की विभिन्न शक्तियां हैं। इनमें अगर हम पहले बात करते हैं महाद्वीप निर्माणकारी की, तो महाद्वीप निर्माणकारी जो आंतरिक शक्तियां हैं इनके अंतर्गत हमें धरातल पर जो परिवर्तन दिखाई देता है वो परिवर्तन हमें दो रूपों में दिखाई देता है। एक तो कहलाता है ऊपरी मुखी संचलन अपवर्ड मूवमेंट और एक कहलाता है हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट अर्थात अधोमुखी संचलन। ऊपरी मुखी संचलन से हमारा तात्पर्य है कि जिसमें धरातल आंतरिक शक्तियों के कारण से ऊपर की ओर उठता है, और अधोमुखी डाउनवर्ड का मतलब हमारे यहाँ पर है जिनके कारण से धरातल नीचे की ओर धंसता है। तो ऊपरी मुखी यानी कि अपवर्ड, यहाँ पर धरातल ऊपर की ओर उठ रहा है तो इसके अंतर्गत दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो कहलाता है उत्थान और एक कहलाता है उन्मज्जन। उत्थान जिसे कि हम इंग्लिश में अपलिफ्टमेंट के रूप में भी जानते हैं कि इसके अंतर्गत आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से जब कोई धरातलीय भाग अपनी समीप की सतह से ऊपर उठ जाता है तो उस प्रक्रिया को हम उत्थान के रूप में जानते हैं। यानी कि कोई धरातलीय भाग जब अपनी समीप की सतह से ऊपर उठ जाता है तो उसे हम उत्थान कहते हैं। वहीं जब कोई तटीय भाग, यहां हमें अंतर ध्यान रखना है, ये अपलिफ्टमेंट ये इमरजेंस, इस अपलिफ्टमेंट के अंतर्गत कोई धरातलीय भाग अपनी समीप की सतह से ऊपर उठ रहा है, या साधारण शब्दों में हम कहें तो आंतरिक भाग यहां पर ऊपर उठ रहा है। लेकिन जब कोई तटीय भाग अपनी समीप की सतह से ऊपर उठता है तो उस प्रक्रिया को हम उन्मज्जन के रूप में जानते हैं। यानी कि जो समुद्र के किनारे वाले भाग हैं, यदि वहां पर कोई भी भाग ऊपर उठता है तो वो प्रक्रिया उन्मज्जन कहलाएगी, और आंतरिक भागों के अंतर्गत यदि कोई भाग ऊपर उठता है तो वो प्रक्रिया उत्थान कहलाएगी। उत्थान को हम अपलिफ्टमेंट और उन्मज्जन को हम इमरजेंस के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी जो प्रक्रिया है वो है अधोमुखी संचलन। इस अधोमुखी संचलन के अंतर्गत धरातल क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। अब नीचे की ओर जाने की प्रक्रिया में भी ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो कहलाती है अवतलन और दूसरा कहलाता है निमज्जन। अवतलन इस उत्थान का विपरीत होता है। उत्थान में धरातलीय भाग ऊपर उठा, तो अवतलन में कोई भी धरातलीय भाग अपनी समीप की सतह से जब नीचे की ओर चला जाता है तो उस प्रक्रिया को हम अवतलन के नाम से जानते हैं। वहीं निमज्जन में जब कोई तटीय भाग अपनी समीप की सतह से नीचे की ओर चला जाता है तो उसे हम निमज्जन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ये जो महाद्वीप निर्माणकारी जो शक्तियां हैं ये दो रूपों में यहाँ पर कार्य कर रही हैं,
अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट के रूप में। अपवर्ड मूवमेंट के अंदर दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, उत्थान और उन्मज्जन, और डाउनवर्ड मूवमेंट के अंतर्गत दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, अवतलन और निमज्जन। इन दोनों के अंतर्गत क्या अंतर है? उत्थान का विपरीत अवतलन है और उन्मज्जन का विपरीत निमज्जन है। इस बात पर हमें ध्यान रखना ही है कि उत्थान हम किसे कहेंगे और अवतलन हम किसे कहेंगे, और उन्मज्जन और निमज्जन में क्या अंतर है, ये बात हमें ध्यान होना चाहिए। तो ये तो शक्तियां थी दीर्घकालीन महाद्वीप निर्माणकारी। दूसरे प्रकार की जो शक्तियां आती हैं वो कहलाती हैं दीर्घकालीन में ही पर्वत निर्माणकारी, जिनके कारण से धरातल पर सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण उच्चावच है पर्वतों का, वो उसका निर्माण होता है। अब पर्वतों के निर्माण के अंतर्गत दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। पहली प्रक्रिया कहलाती है तनाव, दूसरी प्रक्रिया कहलाती है संपीड़न। ये जो तनाव है, इस तनाव के कारण से भ्रंश उत्पन्न होते हैं और संपीड़न के कारण से वलन उत्पन्न होते हैं। और ये जो तनाव की चूंकि प्रक्रिया समान नहीं रहती है, विभिन्न रूपों में कार्य करती है, इसलिए जो भ्रंश उत्पन्न होते हैं, ये भ्रंश जो है वो सामान्यतः 6 प्रकार के होते हैं, और जो वलन बनते हैं संपीड़न के कारण से, इन्हें इसकी विभिन्न प्रकारों के आधार पर 10 विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत इनको बांटा गया है। तो हमें इस विषय के अंतर्गत हमें जो ये 6 विभिन्न प्रकार के भ्रंश हैं इन पर, और ये जो 10 विभिन्न प्रकार के वलन हैं, इन पर हमें जानकारी प्राप्त भी करनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखें कि दीर्घकालीन जो शक्तियां हैं, चाहे वो महाद्वीप निर्माणकारी के रूप में हो या पर्वत निर्माणकारी के रूप में हो, और महाद्वीप निर्माणकारी के ये जो दो संचलन की जो दिशा है उसके आधार पर ये दो प्रकार के हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। और अपवर्ड को भी हमने दो भागों में बांटा है, उत्थान और उन्मज्जन, और डाउनवर्ड मूवमेंट को भी हमने दो भागों में बांटा है, अवतलन और निमज्जन। इसी प्रकार पर्वत निर्माणकारी को हमने दो भागों में बांटा है, तनाव और संपीड़न। तनाव के कारण से भ्रंश उत्पन्न होते हैं और संपीड़न के कारण से वलन उत्पन्न होते हैं। हमने इनके बारे में अब और विस्तार से हम इन पर चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी ओर आकस्मिक जो शक्तियां हैं, जिनके कारण से धरातल पर परिवर्तन अचानक ही होता है, उनमें हम भूकंप को शामिल करते हैं, और उसके अंतर्गत ही हम दूसरी गतिविधि में ज्वालामुखी को शामिल करते हैं। हम यहाँ पर अब ध्यान रखें कि चूंकि भूकंप पर हमें एक अलग विषय के रूप में जानकारी लेनी है, ज्वालामुखी में भी एक अलग विषय के रूप में हम जानकारी लेंगे, और बाह्य शक्तियों के अंतर्गत अपक्षय पर भी हम एक अलग से टॉपिक के अंतर्गत पूरी जानकारी लेंगे, और अपर्दन के अंतर्गत भी हम एक टॉपिक के रूप में पूरी जानकारी लेंगे। और इस अपर्दन के ये जो विभिन्न प्रकार हैं, विभिन्न कारक हैं, एजेंट हैं, इनके बारे में भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थात नदी के बारे में, पवन के बारे में, हिमानी, सागरीय जल, भूमिगत जल, इन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम जो सबसे पहले बात करेंगे, हमें जो जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए वो ये है कि ये जो दीर्घकालीन महाद्वीप निर्माणकारी शक्तियां हैं, इनमें ये अपवर्ड और डाउनवर्ड, और उसके साथ साथ अपवर्ड में ये उत्थान और उन्मज्जन, और डाउनवर्ड मूवमेंट के अंदर ये अवतलन और निमज्जन के बारे में हमें जानकारी ले लेनी चाहिए। अब उसके बाद में हम बात करेंगे पर्वत निर्माणकारी शक्तियों पर, और इन पर्वत निर्माणकारी शक्तियों में तनाव और संपीड़न पर, और तनाव के कारण से जो भ्रंश उत्पन्न हुए हैं, जो कि 6 प्रकार के होते हैं, और ये किस प्रकार से बनते हैं, हम इस गतिविधि पर चर्चा करेंगे। वहीं संपीड़न जो है, ये इनके कारण से वलन उत्पन्न होते हैं, और वलन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिन्हें 10 भागों में बांटा गया है। हम इनके बारे में हमारी अगली क्लासेस के अंदर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये जाना है कि ये जो हमारा धरातल है, ये स्थिर नहीं रहता है, ये लगातार परिवर्तनशील रहता है, और भूपटल पर ये जो परिवर्तन लाने वाली शक्तियां हैं, इनको हमने इस चार्ट के माध्यम से इन विभिन्न भागों के अंतर्गत बांटा गया है। तो हम अब अगले वीडियो के अंदर इनसे संबंधित और भी जो गतिविधियां हैं, चाहे वो पर्वत निर्माणकारी के रूप में तनाव या संपीड़न की प्रक्रिया हो, जिनके कारण भ्रंश और वलन बनते हैं, और फिर अगले आने वाली क्लासेस में हम भूकंप, ज्वालामुखी, अपक्षय और अपर्दन, इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा, तभी हम चूंकि भूगोल के अंदर सभी विषय आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए अगर हम कंटिन्यू रहते हैं तो हमें अगले विषय, आने वाले विषय भी समझने में थोड़ी आसानी रहती है। तो आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।